आवाज़ बंद थी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्रा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए मैं आपको एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी करा देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी की समरी मैं खुद कराऊंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहले मैं उसी को करा देता हूँ। 2-3 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी का मैं पूरा आपको जो भी निचोड़ है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अभी समझते हुए चलिएगा। आपको हिंदी मीडियम की भी जो है वो वीडियो क्या है अपलोड, मतलब जो पीडीएफ है वो आपके पीडीएफ सेक्शन में अपलोड करा दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की समरी आपको अपलोड कराई जाएगी। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। बट अभी आपको समझना है, ओके। तो आज जो है थर्ड क्लास की एनसीईआरटी फोर्थ जो जितना भी हो पाएगा हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये क्लास थर्ड के चैप्टर्स हैं, ओके। और इसमें जो है 24 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी साउंड आ रहा है ना? हाँ। रूपल गुड आफ्टरनून, प्रिंस कुमार, रमन कुमार, लकी झा, ठीक है, लकी झा, हरे हरे नाम, हरे राम, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर्स हैं हमारे, ओके। अगला है पूनम डे आउट। तो इधर देखेंगे, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल सही से समझनी है। इस चैप्टर में क्या है, एनिमल शब्द यूज हुआ है। एनिमल का मतलब जंतु होता है। अब जंतु में आप समझिएगा कि इसमें इंसेक्ट यानी जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी आ जाएंगे। पक्षी, बर्ड्स भी इसमें आ जाएंगे। सरीसृप बोलते हैं आप इनको, रेप्टाइल्स को, सरीसृप इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी, तो सारे एनिमल इसी में आ जाते हैं। इन दिस स्टोरी पूनम स्पॉटेड पिजन, इस स्टोरी में क्या है, पूनम ने क्या क्या देखा, कबूतर को देखा, गिलहरी को देखा, कौवे को देखा, मंकी को वो देखती है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब वही जो आपकी तितली होती है, चींटी को देखा उसने, को तोता, कौवा, ऑन द ट्री, किसी पेड़ पर वो नोटिस करती है, ओके। तो ये सब क्या है, इस वाले चैप्टर में एनिमल के बारे में कहा गया है। पूनम नोटिस्ड गोट, पूनम ने जो है बकरी को भी नोटिस किया, टोरटोइस जो होता है, कछुआ वगैरह उसको, क्रेन सारस को, ठीक है, फ्रॉग, मेंढक, बफेलो भैंस, है ना, स्ट्रोक एट द पॉन्ड, ठीक है। तो इन सबको जो है उसने देखा। तो दीज ऑल आर द एनिमल्स, तो इस वाले चैप्टर में जो है वो एनिमल्स के बारे में कहा गया है। देखिए भाई, अभी साउंड मेरे ख्याल से अब ठीक आ रहा होगा। आप अपने हेडफोन लगा लो, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। एनिमल्स यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, एनिमल जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड उत्पन्न करते हैं, साउंड देते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कैसी कैसी आवाज़ निकालता है, क्या है। तो एनिमल्स लिव डिफरेंट प्लेसेस, और ये भी आप देखिएगा कि जो जंतु होते हैं भिन्न भिन्न आवासों में रहते हैं, भिन्न भिन्न जगह पर रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्री पर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं। बहुत से पक्षी वगैरह आप देखिए कि जो है कि इस पे ट्री पर रहते हैं। बहुत सी मछलियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े पानी में भी रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, और कुछ जो है वो भूमि पर यानी स्थल पर भी रहते हैं। सब लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के अंदर बिल बना करके रहते हैं, केंचुआ वगैरह बहुत से, है ना। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ ऐसे होते हैं जो आकाश में तैरते हैं। तो सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कबूतर, स्पैरो। स्पैरो मतलब क्या होती है, गौरैया, देखा होगा अपने घरों में रहती है। कुछ लोग तो मॉर्निंग में इसी की आवाज़ से उठते हैं, है ना। वो चीज़ें अब खत्म होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन, जो इसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसमें उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। देखिए हिंदी में पीडीएफ आपको अपलोड करा दी जाएगी। यार एक ही चीज़ में तो पढ़ा सकता हूँ, ऐसा तो फिर ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, समझ लो। कुछ ऐसा है जो मैंने इंग्लिश में बोला हो, अभी सारा हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ यार। इतनी हिंदी तो, इतनी इंग्लिश हिंदी तो सभी को आती है यार। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन इनसाइड द वाटर, देखिए जल के अंदर, जल के अंदर कौन कौन रहता है, जैसे मछली रहती हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, फ्रॉग, है ना, ये रहेगा। ऑन द लीव्स, पत्तियों पर देखो आपको बहुत से कीड़े मकोड़े पत्ती पे लगे मिल जाएंगे। लीफ का मतलब पत्तियां होती हैं। कैटरपिलर्स होते हैं, कैटरपिलर, ठीक है। एंड ग्रास ऊपर, ये सब रहते हैं। कैटरपिलर किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं ना, कैटरपिलर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, कन खजूरे के लिए यूज करते हैं ना शायद, ठीक है। चलो, ग्रास होपर वगैरह ये सब। ऑन द ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस पे देखो तो पैरट का, तोता, कौवा, बंदर भी रहता है। स्काई में अगर देखा जाए तो बाज, ईगल मतलब बाज हो गया आपका, स्पैरो, कौवा, काइट, चील वगैरह वो सब लिख सकते हैं। ऑन द ट्रंक, ट्रंक पर मतलब पेड़ पौधों के जो तने में रहता है वो कौन कौन रह सकता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों के तने में चींटियां लग जाती हैं कई बार, तो चींटियां हो गई। टर्माइट हो गई, ठीक है, टर्माइट मतलब दीमक। देन स्क्रिल यानी गिलहरी। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जैसे अगर देखा जाए तो चूहा हो गया आपका, स्नेक हो गए, सांप। देन क्या है, रेबिट यानी खरगोश। ऑन अराउंड द ग्राउंड अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे जो है जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, है ना, ये सब रहेंगे। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर देखो चींटी ग्राउंड के अंदर भी रहती है। और जो रैबिट होता है ना, ये भी गुफा बना लेता है, देखा होगा। देन अर्थ वॉर्म भी क्या है, इसमें ही रहता है। तो देर आर सम डिफरेंट, देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एनिमल्स, ओके, हु कैन लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स और प्लेसेस। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जंतु अलग अलग जगह रहते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक है? चलिए इस अगला देखेंगे। सम एनिमल्स वॉक, तो कुछ ऐसे होते हैं जो टहल लेते हैं, चल सकते हैं ना। सम क्रोल, कुछ जो है क्रोल करते हैं, मतलब ऐसे करके क्रोलिंग करके रेंगते हैं, जैसे कि कैंचो वगैरह। सम फ्लाई, कुछ उड़ सकते हैं। एंड सम स्विम, ओके, और कुछ जो है वो तैर भी सकते हैं, जैसे मछली वगैरह। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट,
ये सब करने के लिए, उड़ने तैरने चलने फिरने के लिए कुछ अपने पैरों का सहारा लेते हैं, सम यूज विंग्स, और कुछ अपने क्या है पंखों का सहारा लेते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूंछ का सहारा लेते हैं चलने फिरने में, जैसे मछलियां भी अपनी पूंछ का सहारा लेती हैं, फिन्स का भी सहारा लेती हैं। ठीक है, फिन्स होते हैं ना उनमें। ये हो गया। आगे समझेंगे, अगला चैप्टर, एक चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, A to Z आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम पूरा है यार इधर से, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम में कोई कमी है, आपके ही एक दो लोगों के शायद। हाँ, इसकी PDF मिल जाएगी, हिंदी में इसकी PDF मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में PDF अपलोड हो जाएगी। तो अगला चैप्टर है आपका द प्लांट फेरी, पौधों की परी। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन प्लांट अवेयरनेस। ये वाला चैप्टर जो है वो पौधों की जागरूकता के लिए है, पौधों से संबंधित जागरूकता के लिए है। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक, प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वयपोषी, ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वयपोषी, स्वयपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बना लें। स्वयपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, यानी अपना खाना जो खुद से बना लें, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण करके, क्या करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बना लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखा दी है। ठीक है, तो मैं दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लें उनको हम बोलते हैं स्वयपोषी। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ एज दे गिव्स अस फूड। प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमें भोजन मिलता है। बहुत से जानवरों के लिए इससे क्या है, चारा मिलता है। फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है वो मिलता है। फाइबर्स, रेशे मिलते हैं, है ना। मेडिसिन मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, और बहुत से खाने पीने की चीज़ें तो मिलती हैं। शहद मिलता है ना, वो भी खाने की चीज़ ही हो गई। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करा दिया था। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट, इसी की वजह से कैसा रंग आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हरा रंग होता है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हरा रंग आता है, चाहे कहीं पर भी वो हरा रंग हो। उसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है, ये एक चीज़ में और मदद करता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। समझ में आ गई बात ये। ओके, देन इसके अंदर एक मेटल होती है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो वो मैग्नीशियम आयन के रूप में होती है। मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा। समझ में आगे बात ये। हाँ जी, अगला देखेंगे, आगे चलते हैं। अब देखो कई तरह की चीजें हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक क्वेश्चन आता भी है। सिनकोना पेड़ की छाल से एक मेडिसिन प्राप्त की जाती है जिसका नाम है कुनैन। कुनैन जो है वो सिनकोना पेड़ की बार्क से, यानी छाल से प्राप्त की जाती है। जीरा जो होता है वो आपका मसालों में इस्तेमाल होता है, अदरक भी मसाले बतौर इस्तेमाल होता है, बट इट ऑल्सो हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जिंजर, अदरक जो होता है उसकी औषधीय वैल्यू भी होती है। टर्मरिक हो गया आपका, है ना, स्पाइस में। और हाँ, टर्मरिक खाना चाहिए भाई। हल्दी जो होती है वो एंटी कैंसरस होती है, याद रखिएगा, कैंसर को कम करती है। देन सिनेमन हो गया आपका, है ना, ये सब क्या है, मसाले बतौर हैं, लौंग वगैरह, सैफरॉन। टोबैको का जो इस्तेमाल है वो दवाई बतौर भी किया जाता है। टोबैको में जो होती है, याद रखिएगा, एक केमिकल होता है निकोटीन। तो निकोटीन का इस्तेमाल रिलीजियस वैल्यू के हिसाब, मतलब इसका ड्रग के हिसाब से भी करते हैं, मेडिसिन बतौर भी। नशे के लिए तो होते ही है खैर, और उसके अलावा कुछ इसके रिलीजियस पर्पज भी हैं कई इलाकों में। पान जो होता है, इसकी बहुत सी रिलीजियस पर्पज हैं इसके पान के, और फॉर ईटिंग, और कुछ जो है पान को देखा होगा पान खाते हैं। सेंटलम हो गया, सेंटलम का जो है तेल इस्तेमाल होता है, और इसका यूज है मतलब परफ्यूम बनाने में भी करते हैं, इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह बनाने में करते हैं। जैस्मीन, लेवेंडर, इनका यूज भी देखा होगा परफ्यूम बनाने में, खुशबू वाली चीजें बनाने में, जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेग्यूम्स एंड ग्रेन, अनाज बतौर या फिर दालों बतौर इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे है ना, जो लेग्यूम्स होती हैं, दालें और अनाज, है ना, अनाज के दाने, तो इसका जो है जैसे फूड बतौर भी इस्तेमाल करते हैं। देन बेवरेजेस में इस्तेमाल करते हैं, शराब बनाने में भी क्या है, बहुत से ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये है। समझ में आ गई बात ये। ओके, चलो अगला देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। आवास के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जीरोफाइट्स। देखिए, जीरोफाइट्स को हम बोलते हैं मरुस्थलीय। क्या बोलते हैं इसको, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि राधा आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके फोन में दिक्कत है। ईमानदारी से बताना भी, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आवाज बहुत कम है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, और आप कुछ भी बोल रहे हो, ये भी नहीं देख रहे हो कि टीचर हूं मैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हो, ऐसा ऑर्डर दे रहे हो मुझे कि जैसे, यार हद है। बताना भाई, कितने लोगों को, कहने का एक तरीका होता है हर चीज का।
बताएं भी तरह सारे लोग कमेंट करके बताइए, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इसमें फ़ोन में दिक्कत लग रही है मुझे। सब लोग बोल रहे हैं कि सबको सही आवाज़ आ रही है। आपको नहीं लगता आपके फ़ोन में दिक्कत है? ठीक है। एक दो लोगों के मेरे ख्याल से हेडफोन लगा लो, जिनको एक दो लोगों को दिक्कत है, जैसे पंकज कुमारी को आवाज़ शायद नहीं आ रही है, देन हाँ ठीक है। लकी वो इतना तो है ना कि आप समझ पा रहे हैं। हम्म। चलो आप जो है ना देख करके लिखा हुआ समझते रहिए। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ, मैं वॉल्यूम चेक करवा लेता हूँ। ओके, वॉल्यूम में चेक करवा लेता हूँ। देखिए यार, इधर से ऑल थिंग्स आर ओके, इधर मैंने ये दिखा लिया है। हेडफोन लगा लो आप यार, ये ओके। अब आपके फ़ोन में कहते यार देखो, ये सारा टेक्निकल चीज़ें होती हैं यार। ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है। ऑफलाइन में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती, आओ डायरेक्ट क्लास में शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें तो यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है ना यार, ऑनलाइन में ऑफलाइन में फर्क है। अब यार ये बताओ, पूरी तरह से सारे सिस्टम सही हैं? अब मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ, ये आपको शायद अब कैसे मैं एहसास दिलाऊं? देखिए सारे लोग बोलने की आवाज़ अच्छी आ रही है, हेडफोन लगा लो यार, हेडफोन होगा किसी का ले लो। तो ये मरुस्थलीय का मतलब होता है जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, खास करके वो पौधे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। देखो मैं कितना हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें से बच जाएगा। आप पढ़ करके देख लो, पूरी एनसीईआरटी 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। यानी जो और इसकी मैं एनसीईआरटी की समरी जो है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी। मरुस्थलीय जो होते हैं ना, यानी जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो पौधे ऐसे कहलाते हैं जो ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी हो बहुत ज़्यादा, वो सब ठीक है, ये है। हम्म। सबको ठीक आवाज आ रही है, एक दो लोगों को छोड़ के 2-3 लोगों को है दिक्कत, शायद फोन में दिक्कत हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओक कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कैसा पौधा है? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे। तो आप बता देना भी कि ये कैसा पौधा है, ये एक ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। समझ में आ गई बात ये? खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का गौरव कहलाता है। और इसकी कहानी आपको आगे और भी मिलेगी पूरी सुनने को, जो अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड है, अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड है। क्लियर? हम्म। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। राजस्थान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी को। उसके अलावा देखो, एक होता है ये कैटस नहीं है, कैक्टस है। इसको सही कर लेना भाई, एक मिनट रुकिए जरा इसको, है ना। इसको बोलते हैं कैक्टस। कैक्टस मतलब वगैरह होते हैं ना वो बबूल के जैसे जो पौधे होते हैं, और ये जैसे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, एक्चुअल में जो पौधे खास करके जहाँ पर पानी कम होगा वहां पे पाए जाएंगे, उनमें क्या है, कांटे अक्सर देखने को आपको मिलेंगे, कांटे वगैरह रहते हैं। समझ में आ गई बात ये? कांटे वगैरह रहते हैं इनकी बॉडी पे, ताकि पानी का लॉस कम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां अगर इन पे होंगी ना, तो पानी ज़्यादा लॉस होगा, पानी तो वहाँ ऑलरेडी कम है। इसलिए नेचर ने वहाँ पर ऐसे पौधे उगाए हैं जिनकी पत्तियों का साइज छोटा है, और उसमें क्या है, कांटे वगैरह होते हैं, और तना भी पतला ही रहता है अक्सर। ऐसे वो पौधे जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स, यानी जलोद्भिद बोलते हैं इनको। जलोद्भिद का मतलब होता है जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर। ये पौधे जो है वो किस में पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल वाटर हियासिंथ, है ना, जैसे इसमें आप देखें, तो वाटर हियासिंथ है।
का, इसको हम बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी समझते हो? जलकुंभी पे एक क्वेश्चन और आता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, लिख लेना इस क्वेश्चन को, आ सकता है। जलकुंभी। जलकुंभी कौन सी है बताओ? ये सारी जलकुंभी ही है, और ऐसे ये वाला जलकुंभी है, ये वाली। ठीक है, देखिए जलकुंभी। और इसी को आप बोलते हैं, हाँ, इसी को हम बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, लिख लो। मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलो, लिख लो। इसी को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है इसको, यानी बंगाल का आतंक कहा जाता है इसको। बंगाल, बंगाल का आतंक क्या कहा जाता है इसको? बंगाल का आतंक कहा जाता है। समझ में आ गई बात ये? एंड इसके अलावा जैसे मनी वॉर्ट है ना, ये वाला एक प्लांट होता है, ये सब इसमें आ जाते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले होते हैं। देन जो ये आप लोटस देख रहे हैं, कमल का फूल, इसको मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि इसको भारत का राष्ट्रीय फ्लावर कहा जाता है, नेशनल फ्लावर है ये, राष्ट्रीय पुष्प है ये। समझ में आ गई बात ये? चलो आगे चलेंगे इस। अगला है हेलो। फाइट्स। अगला क्या है? हेलोफाइट्स। दीज आर सोल टॉलरेंट प्लांट। हेलोफाइट्स हैं से
हैं, देखिए इनको हिंदी में क्या नाम देते हैं, लवणोद्भिद। क्या बोलते हैं इसको, लवणोद्भिद बोलते हैं। लवण में पाए जाते हैं खास करके ऐसी जगह, चाहे वो सॉइल में हो या पानी में हो, जिसमें सोल्ट ज़्यादा हो, यानी नमक ज़्यादा होगा, खारा पानी ज़्यादा होगा, उसमें अक्सर ये पाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन लोग कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। आशुतोष उसमें खुद लिख रहे हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया है ना। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो। आगे आएगा भी, हम बात करेंगे। तो दीज आर सोल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल और वाटर हाई सैलिनिटी। सैलिनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, लवणता। तो ऐसे वो पौधे जहाँ पर लवणता ज़्यादा हो पानी में या मिट्टी में, अक्सर उसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका जैसे राइस ग्रास। क्या है इसका एग्जाम्पल, राइस ग्रास, स्प्रेटिना, ठीक है। सी लवेंडर, इसमें दूसरा आता है आपका जैसे सी लवेंडर, ओके, लिमोनियम, लिमोनियम एटसेट्रा। तो ये सब जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर। चलो इससे अगला देखेंगे। एक होते हैं हेलियोफाइट्स। ये आपको एनसीईआरटी के अलावा बता रहा हूँ मैं, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो है नहीं उसमें, और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो समझिएगा। तो हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, हेलियोफाइट्स आर सन स्टॉक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सूर्य की रोशनी में मौजूद रहते हैं, वो मतलब बढ़िया से ग्रो करते हैं सूर्य के प्रकाश में। एग्जाम्पल है इसका जैसे सॉफ्ट वेलक्रो। देखो वेलक्रो पे क्वेश्चन भी आया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगे भी आएगा। वेलक्रो कुत्ता घास बोल देते हैं इसको, कई बार वो चिपक जाता है इसमें। जो थे ना जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल जो है वो अपने कुत्ते को लेकर के गए थे और उनकी बॉडी पे चिपक गए थे, तो फिर जो वो बनाया ना वेलक्रो, जो पर्स वगैरह चिपकाने में, बैग चिपकाने में होता है ना, चप्पल में भी होता है वेलक्रो, जो है वो किसने वेलक्रो का आविष्कार किया था, जॉर्ज डी मेस्ट्रल, है ना। आगे भी आएगा, डोंट वरी, तो अभी इतना समझ लेंगे। एक होते हैं सायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स, सायोफाइट्स। ऐसे वो प्लांट्स जो शेड लिविंग हो, यानी छाया में पाए जाते हो, उनको हम बोलते हैं क्या, सायोफाइट्स। क्या बोलते हैं, सायोफाइट्स। इनको बोलते हैं छाया, छाया प्रेमी, मतलब कुछ ऐसी नाम देते हैं इनको, छाया में पाए जाने वाले, ठीक है। इनके जैसे एग्जांपल है कुछ फर्न्स। फर्न जो है वो एग्जांपल है, जैसे ये आप देख रहे हैं फर्न है, ये आपके ठंड में भी ग्रो कर जाएगा, अगर रोशनी नहीं भी होगी तो चलेगा, ठीक है, फिर भी ये ग्रो कर जाएगा। आगे देखेंगे। एक होते हैं एपीफाइट्स। ऐसे वो प्लांट्स, ओके, जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, अदर प्लांट्स पे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनमें ऐसी रूट्स होती हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड इसका एग्जांपल है, ओके। एपीफाइट होते हैं ये, ऐसे वो प्लांट जो दूसरों पे ग्रो कर जाएं, उनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। इसमें जैसे ऑर्किड हो गया, स्पेनिश हो गया, देन मोस हो गया, मोस हो गया, ये सब उसमें आ जाते हैं। देन इससे अगला देखेंगे आप, मीजोफाइट्स। कौन से, मीजोफाइट्स। दीज प्लांट्स आर ग्रो इन ऑप्टिमम ऑप्टिमम कंडीशन, फॉर एग्जांपल जैसे नीम, बनियन ट्री, मैंगो। मीजोफाइट्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा कम हो, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो, ना ज़्यादा बहुत गर्मी हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ना बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो, ना बहुत कम सैलिनिटी हो, ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल से कंडीशन में जो पैदा होते हैं, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं मेसोफाइट्स। वो इसलिए बोलते हैं अनुष्का क्योंकि बहुत ज्यादा ये फैल जाता है वहाँ के उसमें ना, तो एक टाइप का देखा जाए तो ये है ना, जो एक्वेटिक लाइफ होती है पानी में पाई जाने वाली, वाटर हियासिंथ जो होता है ना, उसके बारे में पूछा है अनुष्का ने। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को खुद ही ले लेता है, और इतना ज्यादा फैल जाता है ऊपर की लाइट तक को नीचे नहीं जाने देता, और प्लांट पानी में जो पाई जाने वाली एक्वेटिक लाइफ होती है वो प्रभावित हो जाती है उससे। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड अपीयरेंस प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड एज हर्ब्स। अगर प्लांट के देखने के हिसाब से अगर देखा जाए तो पौधे में कुछ में क्या होता है, हर्ब होती हैं, यानी जैसे जड़ी बूटी टाइप की बन, मतलब हर्ब्स होती है ना, जो छोटी छोटी घास वगैरह टाइप की जो होती है, छोटे छोटे सी छोटे जो पौधे होंगे उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी वगैरह जो बनती है, और जो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं, लकड़ी वाले जो पौधे होते हैं स्पेशली, उनको हम बोलते हैं ट्री, है ना। बड़े बड़े जो ऊंचे पौधे होते हैं और बड़े बड़े से उनको ट्री बोलते हैं। तो मोर ओवर टू दीज थ्री कैटेगरी ऑफ प्लांट्स देर आर टू मोर टाइप विच आर, हम देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो बिना सपोर्ट के आगे चल नहीं पाते, ठीक है। तो देखिए कुछ में ये एक्चुअल में बात की गई है बेल की, है ना। तो कुछ क्लाइंबर्स होते हैं ना, बेल जो होती हैं, लताएं जो होती हैं, तो देखो ये दो तरह की बेल होती है, दो तरह की लताएं होती हैं, समझिएगा। एक वो होती है जो किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे देखा होगा बहुत सी बेल जो होती है किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, बहुत बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है, पेड़ पे, घरों पे, कहीं पे भी चढ़ जाती है। और कुछ ऐसी होती है जो नीचे ही नीचे फैलती रहती हैं, नीचे नीचे ही फैलती रहेंगी, उनको हम बोलते हैं क्रीपर। आप देखो तस्वीर में देख करके आप समझ जाओगे। देखो अगर ऐसा है कि नीचे ही नीचे फैला हुई है, ऐसी अगर कोई बेल है तो उसको हम बोलते हैं क्रीपर, जो नीचे ही नीचे फैली रहेगी ग्राउंड पे। और अगर किसी चीज के सहारे, देखो जैसे यहाँ से ये किसी चीज के सहारे सहारे क्या है, ऊपर तक चढ़ गई है, समझ रहे हैं ना। इनमें टेंड्रिल्स होती हैं जो लिपटती चली जाती हैं स्प्रिंग के जैसी, और ऐसे पकड़ करके ऊपर को चढ़ जाती हैं, इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, यानी चढ़ने वाली वेल हैं ये। और ये नीचे नीचे रेंगने वाली हैं, इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रीपर्स बोलते हैं। क्लियर। आगे समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके, जो आपको समझने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वेसिल। एक्चुअल में वेसिल का मतलब होता है तुलसी, है ना। एक मूवी भी है मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो तुलसी जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और तुलसी की पूजा वगैरह भी की जाती है, रिलीजियस इसकी वैल्यूज भी हैं, और ये इसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ओके, बहुत सी दवाइयाँ वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो लीव्स पोएम इज रिटन बाय, जो एक पोएम करके एक पोएम है लीव, पत्तियां करके
कविता है वो किसने लिखी है, क्वेश्चन आ सकता है, विजेंद्र पाल सिसोदिया। आप कायदे से पढ़ लो। आप ये पढ़ के चले गए ना एनसीईआरटी, और आपने जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ के, मुझे उम्मीद है कि कंटेंट वाला पोर्शन आपका पूरे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, है ना, जो इसमें कहानी में दिया हुआ है। विष्णु चिंचालकर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप अगर पढ़ना चाहो तो, अगर भरोसा ना हो तो। ठीक है। मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स, तो इन्होंने बताया कि इसमें जो विष्णु चिंचालकर हैं उन्होंने सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर्स बनाई, तस्वीरें बनाई। दीज पिक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क, और इससे क्या है कि ये इंस्पायर्ड करता है, ये इनका जो वर्क है वो इंस्पायर्ड करता है एक टाइप का। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोयम जो कविता है वो किसने लिखी, आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, इससे अगला देखेंगे। अगला चैप्टर है वाटर और वाटर, यानी पानी रे पानी। तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द वाटर रिसोर्स एंड इट यूजेस। इसमें पानी के जो स्रोत हैं, जरिए हैं, उसके बारे में, और जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, पानी से रिलेटेड, वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, वो सब बताया गया है। सोर्सेस ऑफ वाटर, देखो पानी के जो जरिए हैं वो क्या क्या हो सकता है। समुद्र हो सकता है, महासागर, लेक यानी झील वगैरह, कुआ हो सकता है, ट्यूबवेल नलकूप हो सकते हैं, तालाब हो सकता है। ठीक है। देन क्या है, ग्राउंड वाटर, है ना, भूमि जल हो सकता है। नदियां भी सोर्स हैं, वाटरफॉल, झरने, स्ट्रीम जो होती हैं वो सब है, हॉट स्प्रिंग वगैरह, गर्म झरने वगैरह, वो सब जो पानी निकलता है ना वो सब। तो वाटर इज यूज फॉर न्यूमेरस एक्टिविटीज, और पानी का बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल है। किस किस चीज़ में? खाना पकाने में, है ना, लाइक ईटिंग फूड, वही खाना पका, कुकिंग फूड कर लो फिर खाना खाना, वो भी है। देन वॉशिंग यूटेंसिल्स, देखिए एक्टिविटीज लाइक कुकिंग फूड होना चाहिए, कुकिंग फूड, है ना, कुकिंग, कुकिंग फूड खाना पकाने में। ओके, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तनों के धुलने में, वॉथिंग में यानी नहाने में, ठीक है, वॉशिंग में धुलाई में, क्लोथ, मतलब वॉथिंग क्लोथ होना चाहिए इतना। ओके, इरिगेशन सिंचाई में, फसल के लिए, है ना, फसल की सिंचाई में। कूलेंट इन व्हीकल्स, देखा होगा है टेम्परेरी हार्डनेस। क्या होती है? टेम्परेरी, टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस जिसको बोलते हैं जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता। ठीक है। और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस यानी जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता। क्लियर? इसका जो कोज है, इसका जो कारण है वो क्या है, वो समझ लीजिएगा। इसका मेन कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ये क्वेश्चन आता है भाई, याद कर लेना इसको। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हिंदी में लिख लेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण, बाई कार्बोनेटों के कारण, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर ये होंगे तो जल की स्थायी कठोरता होगी। आप इनको अगर दूर करना चाहते हैं, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव मतलब आप इनको दूर करना चाहते हैं, किसको? टेम्परेरी हार्डनेस को, तो कैसे कर सकते हैं? बाई बॉइलिंग। आप जो है उबाल करके पानी को उबाल दो, और आपने देखा होगा जब पानी उबालते हो आप, तो नीचे की साइड में क्या है, एक पाउडर जैसा जम जाता है, तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बोनेट्स में। ठीक है भाई, जो चीज़ मैंने आपको राखी, जो चीज़ मैंने आपको पीडीएफ से पढ़ाई है वही उसकी पीडीएफ मिलेगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बाकी एक एक चीज़ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इतने जैसे ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे नोट्स आपको बनवाए हैं, और उन्हीं नोट्स को आप बना लीजिएगा। अलग से कोई पीडीएफ नहीं होगी उसकी, जो मैंने आपको वैसे हाथ से लिख करके पढ़ाया है। जो मैं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, क्योंकि यही मैं आपको किससे पढ़ाता हूँ, यही मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ। ठीक है। कोई नहीं, अगर ये पढ़ा भी दिया होगा तो दोबारा से समझ लो, और अगर इसका कोर्स देख लो, कोई बात नहीं, इसका कोर्स क्या है समझ लो यहाँ पे भी, क्योंकि ये लिखा आ गया तो मैंने बता दिया, आपका रिकॉल हो जाएगा। सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, अगर ये मैंने करा दिया है तो समझ लो अच्छी बात है। सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हाँ ये मैंने करा दिया होगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हाँ यार ये करा दिया था मैंने, ठीक है। चलो कोई नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आपको शायद थ्योरी में मैंने लिखा दिया था, तो इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है सोनिया यादव, इसका मतलब सोनिया ने पूरी क्लासेस ली हैं, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। इसको कैसे हर रहा होगे मैं बता दे रहा हूँ, लिखना चाहोगे तो सुन के लिख लेना।
ऑस्मोसिस कर, आरओ लगा के रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन करके, है ना, आसवन करके, सोडियम जोलाइट का इस्तेमाल करके आप हटा सकते हैं इनको। और जो है क्या, यही कर सकते हैं। ओके, इससे आप हटा सकते हो। चलो खैर, अगर ये हो गया तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए ज़रा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। वोटर पोएम इज रिटन बाई श्री प्रसाद। श्री प्रसाद ने जो है कौन सी जो बॉर्डर करके पोएम है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वो किसने, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है, किसने दी थी? श्री प्रसाद ने। इन एवरी रो पुट अराउंड वन दैट द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो टेल। देखिए बस इधर समझ लेंगे। इसमें इन सब के बारे में बताया है, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, वो थिंग, वॉशिंग क्लॉथ, ये सारा वही है। ठीक है। नीडिंग डव, जो आटे की वो होती है, वो सब। हाँ, तो इससे कुछ आएगा वाएगा नहीं, ये रहने दो। बस एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है इंपॉर्टेंट, कि जो बॉर्डर पोएम है वो किसने लिखी? श्री प्रसाद ने लिखी। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला जो है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा जो पहला स्कूल है वो क्या है? ये एक चैप्टर है आपका, आवर फैमिली। याद रखिएगा, हमारी फैमिली या किसी की भी फैमिली भाई, आवर फर्स्ट स्कूल है। हमारी जो पहली, हमारा जो फैमिली है वो हमारा पहला स्कूल है। और भाई आप कैसा मतलब रिप्रेजेंट करते हो वो आपके घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, आपको घर में क्या सिखाया है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, ओके, वो माँ बाप का रिफ्लेक्शन ही होते हैं। और हमारी माँ और बाप, हमारी माँ और हमारे बाप, वही वो हमारे घर के पहले गुरु हैं। और माँ तो सबसे पहले ही है भाई, माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो बिकॉज फैमिली टीचर्स हाउ टू लिव इन द सोसाइटी। जो हमारी फैमिली होती है वही हमें बताती है कि सोसाइटी में, हमें समाज में कैसे रहना है, एंड ऑल द टाइप ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, और कौन सी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है, क्योंकि परिवार में हमें सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, और समाज से जुड़ी सभी प्रकार की अच्छी और बुरी बातों को बताता है। समझ में आगे बात? ये तो पहला परिवार जो है वो हमारा क्या है? हाँ, आरओ से कर सकते हैं सोनिया, बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं रीनू, रीना। ठीक है, चलिए। तो ये फैमिली के बारे में था। अब फैमिली जो होती है वो क्या होती है? अगर मानवीय संदर्भ में अगर देखें तो परिवार रक्त, आत्मीयता और सहनिवास से संबंधित लोगों का एक समूह होता है। इन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, एफिनिटी एंड को रेजिस्टेंस। ब्लड का संबंध है तो भी परिवार है। ठीक है। और कई बार जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई ब्लड का संबंध तो होते नहीं, लेकिन उनमें अफेक्शन है, मोहब्बत है, उस वजह से भी चलेगा। ठीक है। और कई बार जो है को रेजिडेंस से भी फैमिली बनती है, यानी साथ में रहने से क्या है, सहनिवास से भी फैमिली बन जाती है। इन अ फैमिली देयर एग्जिस्ट आर फीलिंग ऑफ लव। देखो भाई, फैमिली में क्या है कि एक तो फीलिंग ऑफ लव होती है, यानी परिवार में जो सदस्यों के बीच में जो प्यार है, ठीक है, एक मिनट समझ गए, सदस्यों के बीच में जो एक प्यार है वो, ठीक है, सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लगाव होता है एक दूसरे से, देखभाल की भावना होती है। कोई बीमार वगैरह हो जाए तो देखा होगा सब लोग उसकी खिदमत में लग जाते हैं भाई। एक तो ये चीज़ हो गया। देन फैमिली द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे फैमिली है। फैमिली जो है समाज की एक बेसिक इकाई है, एक मूल इकाई है। क्लियर? आगे चलते हैं। फैमिली के बेसिकली आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ दो टाइप होते हैं, वरना इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, ब्लेंडेड फैमिली होती है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना लिखना है कि दो तरह की फैमिली होती है। एक होती है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में समझ लीजिएगा क्या होगा, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, यानी माँ बाप और उनके बच्चे। सेपरेट फैमिली जो हो जाती है ना, कई जगह नियारी फैमिली बोलते हैं और क्या बोलते हैं। और ठीक है, जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, ये ऐसी जो फैमिली होगी, ये फैमिली कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। अब उसमें जैसे माँ बाप और उनके बच्चे, उनके साथ बच्चों के दादा दादी भी रहने लगे, उसमें कोई और भी रहने लगे, है ना, मौसी वगैरह ये सब भी रहने लगते हैं कई बार। वो सब जो है पूरा देखा जाए तो बुआ वगैरह जो रहने लगती हैं, है ना, मौसी तो छोड़ दो, बुआ वगैरह रहने लगती हैं स्पेशली, तो वो भी क्या है, एक टाइप की जॉइंट फैमिली है। इंडिया में जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली का है। ओके। अब जॉइंट फैमिली के और न्यूक्लियर फैमिली के दोनों के फायदे और नुकसानात हैं। ओके, दोनों के फायदे और नुकसानात हैं। जॉइंट फैमिली के फायदे हैं भाई कि अगर कभी कोई गम आ गया, कोई खुशी, तो खुशी खुशी ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुशी होगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, गम होगा तो बांट लिया जाएगा, ऐसे ही होता है। एक दूसरे की मदद कर देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, दूसरा मान लो एक बंदे को कहीं जाना है तो किसी को प्रॉब्लम होगी तो दूसरा लेकर के हॉस्पिटल चला जाएगा, कहीं ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, मन भी बहुत लगता है उस फैमिली में। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होंगी। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या, अच्छा हाँ, अभी ये समझो कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसके नुकसान क्या हैं। उसमें क्या है ना, कई बार पार्शलिटी होने लगती है। पता चला कि घर में दो तीन बहुएं हैं और वो है सास ससुर और वो सब बच्चे उनके। पता चला कि एक बहू राज कर रही है, बाकी दो तीन नौकर बन के रह रही है बेचारी वहां पर। पता चला कि एक की खूब चल रही है, उसके हस्बैंड का दबदबा ज्यादा है। पता चला उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और दूसरों के बच्चे जो बेचारे सरकारी स्कूल में भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल खराब है, लेकिन फर्क तो है ना, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम कैसा है। पता चला कि एक जो है 20,000 की साड़ी पहन रही है और एक को जो है 500 रुपए के कपड़े में निपटा दिया। एक को पता चला पनीर के टुकड़े टुकड़े जो जिसके घर में ज्यादा चलती है उनके बच्चों को तो अच्छा खाना मिल रहा है, दूसरे वालों का शोषण हो रहा है। एक को बिल्कुल बोलने तक नहीं दिया जा रहा, और एक जो है घर में वो है, और एक जो है घर में राज कर रही है। तो देखो कहीं ना कहीं फिर जो है
दिक्कत होने लगती है। जिसकी नहीं चलती है वो अक्सर अपने हस्बैंड को रात को कहेगी, रात में अक्सर है ना अकेले में, देखो तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, तो उस हस्बैंड को भी बुरा लगेगा, हाँ यार ये है वो है। और कई बार जो है 4-5 लोग अर्न करते हैं तो पता चला 2-3 ईमानदार हैं और 1-2 बेईमान भी हैं। पता कैसे? कुछ लोग तो अपनी A to Z कमाई जो भी कमा के ला रहे हैं पूरा घर वालों के हाथ में दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकाउंट बाहर से खुला करके चुपचाप जो है वो अपना फ्लोटिंग करते रहते हैं, अकाउंट में भरते रहते हैं। जब वो अलग होते हैं तो पता चला एक बंदा 2-3 हफ्ते बाद ही फॉर्चुनर निकाल के ला रहा है, और दूसरे बंदे को जो है रहने खाने तक का भी ठिकाना ढंग से नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये एक वो हो जाता है। और देन बंदी से बहुत ज्यादा होती है भाई, ठीक है। बंदिश इतनी ज्यादा होंगी कि भाई हमारे घर का ये ट्रेंड है, तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, तू ऐसे ढक करके रहेगी, तुझे ये कैसे हुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये चीजें होती हैं। अब सर बड़ी बहू का ज्यादा दबदबा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें हस्बैंड किसका ज्यादा पावरफुल है वो डिपेंड करता है, चाहे वो अर्निंग में हो, चाहे वो ताकत में हो, चाहे वो उसका कैसे भी हो, जिसके जो ज्यादा मतलब किसी भी में ऐसा नहीं, कई बार छोटी बहू की चलती है। हाँ वो डिपेंड करता है कि किसकी चलेगी भाई। हम्म। हाँ ज्यादातर जो है, और कभी भी हाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगेंगी हमेशा, ठीक है। बच्चों में बहुत फर्क आ जाता है भाई। लेकिन कुछ दादियाँ ऐसी होती हैं जो सबको इक्वलिटी, दादी दादा ऐसे होते हैं कि जो इक्वल ट्रीट करते हैं, तो वो फैमिली बहुत लंबी चल जाती है। अदरवाइज जो है आगे चल के उनमें बहुत फर्क रह जाता है, ऊंच नीच हो जाती है। इसके अलावा मैं न्यूक्लियर फैमिली का बता दूं, न्यूक्लियर फैमिली के पहले फायदे बता दूंगा और फिर नुकसान बताऊंगा। फायदे ये होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली तरक्की ज्यादा करती है, अपनी मर्जी से रहने का होता है, कैसे कपड़े पहनो, कैसे रहो अपने घर में, कुछ भी करो, अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाओ वो खिलाओ, जो करना है करिए, किसी की दखल अंदाजी नहीं होती, तरक्की ज़्यादा होती है। बट उसकी प्रॉब्लम ये होती है, कई बार बहुत ज़्यादा लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होता है, कई बार जो है ना अकेलापन महसूस होता है। हाँ जो मतलब वैसी फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली, कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो है उनको फेस करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ ग्रो जो करती है वो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा करती है। जैसे मेरा भी यही मानना है, न्यूक्लियर फैमिली मैं जैसे मुझसे कहा जाए आप किसको ज़्यादा सही कहेंगे, तो अपना अपना है, कोई किसको भी करिए, तो कहीं ना कहीं फायदे और नुकसान हैं। बट आई प्रेफर न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। चलो सर आपकी कैसी फैमिली है न्यूक्लियर? ठीक है। बस मेरी मदर तो है नहीं, फादर हैं, तो वो कभी मेरे पास आ जाते हैं, कभी वो घर पे, अब मेरे होम टाउन में ये है, तो वो भी न्यूक्लियर ही कहलाएगी, क्योंकि एक इंसान से क्या कौन सी बड़ी फैमिली हो रही है, ठीक है ये। और हाँ भाई माँ बाप, कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम अपने माँ बाप को साथ रख लें। ऐसे मान के चलिए कि हम हमेशा बुढ़ापे तक यही बोलिए आप, अगर माँ बाप जिंदा हैं, कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। अल्फाजों का फर्क है, आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए। एक सांस की कीमत भी, एक लम्हे की कीमत भी हम उतार नहीं सकते हर माँ बाप की, ठीक है। तो जब भी वो कभी फादर आते हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ हम अपने फादर के साथ रह रहे हैं, मैं कभी ये नहीं बोलता कि हम फादर हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ है, ठीक है ये है। हाँ सर मेरी दादी बहुत अच्छी थी, हाँ तो वो जो इक्वलिटी ट्रीट करेंगे तभी लंबी फैमिली चलेगी, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक फॉर्मेट ऑफ इंडियन फैमिली इज, जल्दी से आंसर करो कि इंडियन फैमिली में जो बेसिकली देखा जाए तो क्या मूल प्रारूप है, मतलब कौन सी फैमिली ज़्यादातर इंडिया में चलती है आज भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आप लोगों ने मुझे कायदे से सुना होगा तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो बताओ। हम्म। कौन सी फैमिली को जो है इंडिया में बढ़ावा दिया जाता है, जल्दी से। ठीक है सुरभि, मैं और ज़्यादा हिंदी बोलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओके। ठीक है बताओ, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ परिवार, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बेसिक फॉर्मेट ऑफ इंडियन फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, बहुत ही बढ़िया है ना। देखो आशुतोष आपने अभी भी आंसर गलत कर दिया। देखो आशुतोष आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने क्या आंसर करा है। हम्म। गलत आंसर है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने अभी बताया था, अगर मैंने नहीं बताया होता तब भी अलग बात थी, बट मैंने आपको बताया था कौन सी जॉइंट फैमिली को प्रेफर करते हैं अच्छी। इंडिया में आज भी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, देखो नेहा पटेल आपने भी आंसर गलत करा है, ठीक है। दीपिका आपने भी आंसर गलत करा है, ठीक है। ये मान करके चलिए कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो जॉइंट फैमिली है, और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर कैसी न्यूक्लियर फैमिली है। आप किसी को भी प्रेफर करिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है। अगला देखेंगे छोटू हाउस। अगला जो वो है छोटू हाउस, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ बॉय नेम्ड विच नेम इज छोटू। ये कैसे छोटू मतलब एक लड़के की कहानी है, जिसमें जो है क्या छोटू की बात की गई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है छोटू। छोटू यूज पाइप, ये वाला क्वेश्चन आता है कि छोटू जो है, जो बम्बा होता है, पाइप होता है, उसका इस्तेमाल सोने के लिए करता है। सोने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? पाइप का इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। अ हाउस इज अ स्ट्रक्चर, देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। कहते नहीं है, घर में और मकान में क्या फ़र्क है। मकान का मतलब होता है कि कोई ईंट पत्थर लगा हुआ घर या मिट्टी से बना हुआ घर जिसमें कोई रहता ना हो, मतलब ऐसे वो घर है, मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुई है वो घर है। हाउस इज अ स्ट्रक्चर, एक संरचना होती है कि इसकी ईंट से बना हुई हो सकती है, अरे यार एक मिनट, ठीक है। तो जैसे ईंट,
एंड पत्थर, मिट्टी का भी हो सकता है। होम इज मेड ऑफ लविंग एंड केयरिंग फैमिली मेंबर्स। होम यानी किसी घर के अंदर लोग रह रहे हों और उनमें फीलिंग हो, फीलिंग ऑफ लव, मोहब्बत जाहिर हो, एक दूसरे के लिए परवाह हो, तब घर घर बनता है। याद रखिए, वरना वो मकान है। और आज भी इंडिया में अब नहीं, बल्कि अब तोड़ जाते हैं जितने जितने बड़े लोग होते हैं। ठीक है, हाँ, अनुष्का मिश्रा, बिल्कुल। अ, मंजू शर्मा, आपके कमेंट्स हो रहे हैं। हम्म। एक चीज़ याद रखिए कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं अक्सर कई बार महल जैसे उनके घर होते हैं, लेकिन वो उनके लिए अगर देखा जाए तो एक हाउस बन के रह जाता है। एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती, अकेलापन बहुत ज़्यादा उनको होता है। और कुछ लोग देखा होगा गरीब होकर के भी इतनी ज़्यादा घर में मोहब्बत होती है कि उनको अच्छा लगता है, घर में जाती लगता है कि हाँ, इनमें मोहब्बत है। तो एक घर ईंट और पत्थर की एक संरचना है। एक घर परिवार के सदस्यों का प्यार और देखभाल करने से बनता है। तो बच्चा टोली, ठीक है, एक बच्चा टोली करके है, ओके, उसको क्या है, भारत ज्ञान विज्ञान समिति कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे होता है ना भीम संघ, ऐसे ही ये क्या है, बच्चा टोली है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बच्चा टोली को भारत ज्ञान विज्ञान समिति का नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए मैं अभी के लिए इतना रहने दूंगा। ओके, यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देख लेता हूँ इसमें आगे कितना हो रहा है। चलो ये भी समझ लेंगे कि जो चूहे होते हैं, चूहे की जो इस पर क्वेश्चन आता है, चूहे जो होते हैं, चूहे की जो आई साइट होती है पुअर होती है, ज़्यादा अच्छा देख नहीं पाता। रेड्स है पुअर आई साइट। याद रखिएगा, चूहे की नज़र जो होती है कमज़ोर होती है, बट उनकी सूंघने की और छूने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और टेस्ट करने की। ठीक है, तो सेंस ऑफ स्मेल, यानी इनको चूहों को गंध बहुत अच्छी आती है, छू करके चीज़ों को बड़ी अच्छे से महसूस कर लेंगे क्या चीज़ है। देन स्वाद बहुत अच्छे से ले पाते हैं ये। एक क्वेश्चन आता है कि जो चींटियां होती हैं एक दूसरे के पीछे चलती हैं, चींटियां जो होती हैं एक दूसरे के यूं करके पीछे चलती हैं, है ना, ऐसे करके जो है पीछे पीछे चलती हैं। जिधर से एक चींटी जाएगी उधर से सारी चींटी उधर ही से होकर के निकल लेती हैं। ओके, तो ये जो चींटियां हैं कि भाई एक दूसरे के पीछे चल रही हैं, वो कैसे चलती हैं? तो ये स्मेल छोड़ते हुए चलती हैं। क्या छोड़ते हुए चलती हैं? गंध छोड़ते हुए चलती हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि चींटियां एक दूसरे के पीछे कैसे चलती हैं? आप बताएंगे गंध छोड़ती हैं। ठीक है, हाँ सही बोला, बिल्कुल। मकान ईंट पत्थर का बना हुआ एक ढांचा है, और जहाँ प्यार हो फिर चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, घर है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अभी के लिए इतना, अभी के लिए इतना रहने देंगे। पीडीएफ अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। कैसी लगी क्लास? अभी आपके एनसीईआरटी की 2-3 क्लासेस होंगी, तब जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके, सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और इनको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, अगली क्लास में मिलेंगे भाई। ठीक है, बाय बाय।